प्रोवर्ब है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी तो सर। आप यदि हेल्दी रहेंगे तो मतलब बिल्कुल आप पढ़ाई में मन लगता रहेगा। कई लोग मैंने ऐसा भी देखा जो तैयारी कर रहे थे, बट मेंस का टाइम आया तो उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, तो उनकी वो जो पढ़ाई है वो थोड़ी वेस्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक अपने शरीर के लिए भी आधा एक घंटे का समय निकालें। Hello and welcome everyone on the first episode of Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC. Sir, there's a saying that engineering में एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इट इज़ प्राउडली सेट बाय वाउटर वैन। काफ़ी जाने माने मैकेनिकल इंजीनियर हैं सर। दैट अ मैकेनिकल इंजीनियर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग and we have an example with us today, Nimesh Deshmukh sir. He has not only cleared MPPSC but he has cleared various other state PSC, CGPSC and MPSC as well, and काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स निकाले हैं सर ने, एंड इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। एंड currently he is serving as Deputy Superintendent of Police in Bhopal, Madhya Pradesh. थैंक यू वेरी मच साहिल। Thanks, sir. We have to learn many things in this session from you, sir. But before we begin, sir, if you could please tell us about your academic journey a bit, sir, please. बेसिकली आई एम फ्रॉम बैतूल। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है धनोड़ा करके, तो वहां से हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई थी। देन वी शिफ्टेड टू बैतूल सिटी, जहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल से मेरा मिडिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन हुआ है। तो उसके बाद मतलब काफी डिलेमा रहता था। एक तो बैतूल आदिवासी क्षेत्र और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मतलब इवन जब हम लोग 12th में थे तो वहाँ सेंट्रल स्कूल भी नहीं था, और सीबीएसई बोर्ड क्या होता है, एमपी बोर्ड क्या होता है, ये चीजें भी हम लोगों को नहीं मालूम थी। फिर जैसे जैसे लोगों से बात किया तो समझ में आने लगा कि क्या चीजें होती है। तो फिर मैं बी करने के लिए बाहर निकला। तो बी मैंने किया है आईआईटी डीएवीवी इंदौर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो वहाँ बी के दौरान कुछ साथी ऐसे मिले मुझे जो तैयारी कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि तैयारी करना चाहिए। बट जैसा होता है कि डिलेमा सबके मन में होता है, तो ऐसा ही था कि भाई मैं बी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में कुछ लोगों ने बोला यार कैट कर लो, आईआईएम से एमबीए वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर मैंने थोड़ा कैट की तैयारी करी। फिर यार कैट में ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है, तो फिर मुझे स्विच किया। सेकेंड ईयर में मैंने चूंकि बी कर रहा था ना, तो गेट की तैयारी करी। फिर गेट की तैयारी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर थर्ड ईयर से मैंने पीएसटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मैंने थर्ड ईयर से मतलब स्टार्ट कर दिया था कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही। क्योंकि मैं मतलब ये रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से करें। तो मैं पैरेलल बी का भी उतने अच्छे से ही पढ़ रहा था और अपना जो पीएससी की प्रिपरेशन है तो वो भी कर रहा था। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब कंप्लीट हुआ तो मतलब काफी कुछ मेरा सिलेबस पीएससी का भी कंप्लीट हो गया था, और अपना जो कॉलेज वाला है वो भी कंप्लीट हो गया था। तो मेरा ये मानना है कि मतलब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस ना करके मतलब हमें थोड़े से अपने लिए बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए। तो मैं मतलब अपना एमपीपीएससी के साथ साथ जो अदर स्टेट पीएससीज भी है, मेनली मतलब मुझे ये लगा कि छत्तीसगढ़ और आई एम फ्रॉम महाराष्ट्रियन फैमिली, तो महाराष्ट्र पीएससी ये दोनों सुटेबल हो सकती है। और यूपी बिहार भी ठीक है, मतलब हिंदी की भाषी क्षेत्र के हिसाब से। तो एक वो था। तो इन चार पांच स्टेट पीएससी और उसके अलावा मैंने बी किया है। तो जो बी से रिलेटेड गेट, रेलवे, सेल और बेल, इन सब के एग्जाम्स मैं कंटिन्यूअस देता आ रहा था। तो जैसे ही मैं मतलब कॉलेज पास आउट हुआ तो मेरी तैयारी मतलब पीएससी की तो लगभग लगभग पूरी हो चुकी थी। तो फॉर्चुनेटली मेरा रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए और सेल में जूनियर अप्रेंटिस के लिए, इन दोनों में हो गया था। तो एक्चुअली जब हम मतलब मेरी इच्छा तो नहीं थी ज्वाइन करने की, बट जब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, फैमिली का प्रेशर रहता है कि हाँ मतलब फाइनेंशियल सेफ्टी जरूरी हो जाती है, तो फिर मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने रेलवे की जॉब के साथ ही प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी।
देन एमपीपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 2013 में मेरा नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ। फिर ये हुआ कि 2014 में एमपीपीएससी ने सिलेबस बदल लिया, तो जो 2013 तक के पुराना पढ़ा वाला था वो मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, तो अब आपको फिर से नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। तो मैंने फिर से मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी इसमें। 2014 इसलिए स्किप हो गया था थोड़ा सा मेरा। फिर 2015 में मेरा एज अ डीएसपी सिलेक्शन हुआ, और अभी मैं वर्तमान में भोपाल में ही पदस्थ हूँ एज अ डीएसपी। ओके, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग सर। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे सर सीखी जा सकती हैं। ओके सर। सर एक मोटिवेशन की सर बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। सर तो एक मोटिवेशन यस। मतलब देयर इज ऑलवेज अ थिंग कि या तो कोई एक पर्सन होता है या तो कोई एक ऐसी चीज़ रहती है जो पूरी लाइफ में मोटिवेशन का काम करती है। तो सर आपकी जर्नी में ऐसी कौन सी चीज़ थी या ऐसा कौन सा इंसान था जिसने आपको सर पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखा था? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन नाइन्थ, तो जी सर। मतलब बैतूल में हमारे स्कूल की पास में एक तालाब हुआ करता था, तो वहां पे श्रमदान चल रहा था। तो मुझे याद है कि बैतूल की एक कलेक्टर हुआ करती थी, श्रीमती सुधा चौधरी। तो वो भी वहां पे आई, तो वो उसको लीड कर रही थी उस वर्क को। तो मैंने देखा यार ये कौन है, मतलब ये आ रही है और सब इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, जी और सर। ये जो बोल रही है मतलब तुरंत उसका फॉलो अप हो रहा है। जैसे उन्होंने बोला कि इन बच्चों ने बहुत काम किया है तो इनको केले और बिस्कुट दो, तो तुरंत हम लोगों के लिए वो आ गए थे। फिर घर जाके मतलब मैंने ऐसे ही फादर से डिस्कशन किया कि पापा जी ये कौन थे, तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि बेटा वो कलेक्टर थी। जो डिस्ट्रिक्ट के डिसीजंस होते हैं वो मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी प्लानिंग करनी है, क्या करनी है। तो तभी से एक मन में तो था कि मतलब मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, इनके समान ही बनना है। तो ये मोटिवेशन मुझे वहीं से आया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाके मुझे इसी की तैयारी करनी है। ओके सर। सर जब हम स्पेसिफिकली एमपीपीएससी की बात करते हैं तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर इस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या है सर? एक्चुअली जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब 3 बार पैटर्न बदल चुका है। तो अभी जो पैटर्न है वो मतलब थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे ही चल रहा है। जी मतलब सर। डिफरेंस बस इतना ही है कि उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले तो ये रहता था कि सब्जेक्टिव फोकस ज्यादा रहता था, बट अब ये है कि जो सब्जेक्ट्स है उसका मतलब सभी का आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में क्या चीजें चल रही है, जिसको हम लोग नॉर्मली करंट अफेयर्स के नाम से कॉम्पिटिटिव सेशंस में बोलते हैं, तो उसमें आपके व्यूज क्या है और आप कितना उन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो यही सब तो मुझे लगता है फोकस अभी एमपीपीएससी ज्यादा कर। ओके सर। सर जब हम एमपीपीएससी में सिर्फ प्रीलिम्स की बात करते हैं तो सर एक बहुत बड़ा सेक्शन है सर जहाँ पे लोग सिर्फ लूसेंट पढ़े जा रहे हैं। मतलब सर उनको बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट के बारे में शायद नहीं पता हो, या तो दे आर नॉट सर्फिंग यस। इंटरनेट, बट सर सिर्फ लूसेंट पढ़ने से क्या एमपीपीएससी का प्रीलिम्स निकल सकता है? सर इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है सर? नहीं, मेरा ये मानना है कि ठीक है, मतलब लूसेंट एक प्राइमरी बेस आपका जरूर देता है और इसे पढ़ना भी चाहिए, और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो। तो ये बेस्ट है, बट बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अलावा भी आपकी कवर इसमें नहीं हो पाती है। जी जैसे सर। आप करंट अफेयर्स की बात करें, या फिर साइंस एंड टेक सेशन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, और जो मतलब इन्वायरमेंट की बात करें, तो ये कुछ सेशंस मेरा ये मानना है कि लूसेंट हो गया, तो इनमें मतलब सफिशिएंट नहीं है। तो अकेले लूसेंट से तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको अदर चीजें भी प्रेफर करनी होगी। ओके। सर मेंस के पर्सपेक्टिव से सर एक एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग को लेकर सर बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो सर आंसर हम्म। राइटिंग सर की शुरुआत कैसे की जाए? सर जैसे कोई सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर चुका है सर और मेंस में हम्म। जा रहा है, मतलब नया नया घुसा है, तो सर वो कैसे आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहिल आपका, और जी इसमें सर। हम लोगों को भी जब हम प्रिपरेशन करते थे तो बहुत डाउट्स रहते। तो मेरा ये मानना इसमें ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तभी करें जब आपने जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ ली हो। मतलब कई लोग मुझे जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज में भी मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि सब लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करें। तो मेरा उसमें यही मानना है कि जब एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो तो आप ये टेस्ट सीरीज मेंस के हिसाब से तभी स्टार्ट करें।
और आंसर राइटिंग का ये है कि काफी कुछ जो नोटिफिकेशन और सिलेबस दिया हुआ है उसमें काफी चीजें उन्होंने क्लियर कर रखी है कि वर्डिंग्स क्या होती है और मतलब कितने जो मार्क्स है उस हिसाब से। तो वो आपको मतलब देखना पड़ेगा। और उसके लिए हेल्पफुल ये रहेगा कि लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर उसमें जो मतलब कोचिंग्स है या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आजकल अवेलेबल है जो आपको दिखाते हैं जो प्रीवियस जिन्होंने एग्जाम्स दिए उनकी कॉपीज भी अवेलेबल है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप सिलेबस उठाइए और आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उसमें आप पढ़ना जो स्टार्ट करिए तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगा कि आंसर किस प्रकार से राइट किया जाए। और नॉर्मली मेरा ये मानना रहता है कि किसी भी टाइप के जो क्वेश्चन है उसके आंसर के तीन पार्ट होते हैं। एक तो जो आप प्रस्तावना या स्टार्टिंग की हेडिंग रहती है और एक मिडिल पार्ट होता है जिसमें आप उसको डिस्क्राइब करते हैं और एक लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट होता है जो आप उसको समराइज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल यही तीन पार्ट होते हैं। बट कई बार ये होता है कि जो थ्री मार्कर्स होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उन सब में ये चीजें आप इंक्लूड नहीं कर पाते तो आपको टू द पॉइंट की चीजें उसमें लिखनी होगी। क्योंकि एक तो आपके पास टाइम भी कम रहता है और जो क्वेश्चंस मेरा मानना है कि थोड़े सोचने वाले हैं, तो आप जी उसमें टाइम देके उसको क्वालिटीफुल इसमें बना सकते हैं। तो जो थ्री मार्कर्स या शॉर्ट क्वेश्चंस है आप उसको टू द पॉइंट लिखिए कि जैसे उसमें पूछा गया मान के चलिए कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें कितनी महिलाएं। तो आप जी क्लियर कट उसमें जो भी संख्या है उसकी 15 या 20 आप वो मेंशन कर दीजिए उतना सफिशियंट है। आप जबरदस्ती उसको थ्री मार्कर्स में एक्सटेंड करेंगे कि इतनी थी और इनमें प्रमुख ये था और इनके द्वारा ये काम किया गया तो वो मतलब उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता। उसके चक्कर में भी आपके 15 मार्कर्स या 6 मार्कर्स कुछ छूट रहे हैं तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। फिर जो आपके 15 मार्कर्स है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करके तो वो ज्यादा बेटर है। फिर ये है कि जैसे जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तभी आंसर राइटिंग या ये सब चीजें करते हैं। तो आपको पता चलने लगता है कि यार मेरा टाइम कहाँ ज्यादा जा रहा है कहाँ कम पड़ रहा है। तो फिर आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके कवर कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो प्रेफर करते हैं जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गया या ये हो गया। जी तो एक शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाते हुए चले एक डायरी में ताकि वो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करे। और देखो सभी की क्या होता है कि कैपेसिटी अलग अलग होती है। भाई जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा मैथ्स पार्ट अच्छा था तो मुझे मैथ्स के नोट्स बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट हो सकता है कि कई लोगों को मैथ्स की बनाने की जरूरत पड़े। मेरा जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पार्ट मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं था तो उसके नोट्स बनाने की मुझे जरूरत पड़ी तो वो नोट्स मैंने बनाए। पर अब हर चीज के नोट्स बनाना भी बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करिए आप कि जो चीजें आप याद नहीं रख पाते तो आप उन्हीं चीजों के नोट्स बनाइए। मतलब सब चीजों के भी नोट्स बना के कोई वो नहीं है। और मेनली जैसे हेडिंग हेडिंग बनाइए उसको अंदर आपको लिखते हुए आना चाहिए। उसको यदि आपको 6 मार्कर्स तो 15 मार्कर में आपको मतलब उसका विस्तार करना क्वेश्चन को तो वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। और वो कहाँ से आएगी आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे अच्छे अच्छे न्यूज पेपर्स पढ़ेंगे तो आपके थॉट्स डेवलप होंगे और आप ऑटोमेटिकली कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको डिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। ओके सर, मतलब ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही है कि खुद के नोट्स बनाने चाहिए सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन ये भी कर रहा है कि सर दूसरों के नोट्स लेके दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सर, और मुझे नहीं लगता सर कि वो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। सर ये आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात कही है। और अच्छा सर, नहीं कमिंग सही क्या बैक। होता है ना कि यदि आप जी किसी जी। चीज को एक बार पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में मतलब जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। रादर देन आपने उसको एक शॉर्ट पढ़ लिया तो वो भूलने के लिए मतलब काफी चांसेस रहते हैं कि आप भूल जाए। बट एक बार आपने लिख लिया तो मोस्ट प्रोबेबल आपको याद। Yes, I totally agree with you this on this point, sir. सर व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, आपकी सर पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी जो आपको एमपीपीएससी क्रैक करने में हेल्प करी थी? एंड सर एक प्रॉपर जो बुक लिस्ट होती है या रिसोर्स लिस्ट है सर, वो क्या है एमपीपीएससी, अरे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए सर? देखो मतलब सिर्फ एमपीपीएससी की या फिर किसी भी एग्जाम्स की बात किया जाए तो मेरा ये मानना है कि सबसे मेन होता है उसका सिलेबस।
आपको जो भी सिलेबस दिया हुआ आप पहले तो मतलब वो उठाइए। और कई को डिलेमा रहता है यार हम क्या पढ़े, सर ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप तो सिलेबस रखो सामने और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसको पढ़ते रहो। मतलब उसमें आपको ये डिलेमा नहीं रहता कि यार आज मुझको ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर मैं आज क्या पढूं। कई मैंने देखा है कि यही सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं कि मैं पहले हिस्ट्री पढूं या पॉलिटी पढूं। तो आप तो ये है कि सिलेबस उठाइए और टॉपिक वाइज पढ़ना उसमें स्टार्ट करिए। तो उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता ये सोचने में कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। फिर ये रहता है कि कई जो चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सोशल साइंस में हम पॉलिटी की बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमें याद रहता है, मतलब बेसिक बेसिक। तो वो चीजें आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। बट कुछ चीजें होती है जो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना रहता है। आपने बहुत ही मतलब जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम नो डाउट सोशल साइंस में पढ़ते हैं, बट बहुत ही मतलब सरफेसी लेवल पे पढ़ते हैं। बट पीएचडी के लिए आपको इसमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो सब। तो फिर आप उसको इन डेप्थ पढ़ें और बेसिकली नोट डाउन कर ले तो आपको चीजें याद रहेगी। पर नोट डाउन भी मतलब टू द पॉइंट करें तो आपका टाइम भी उसमें बचा रहेगा। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करता था तो मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था ये सोचने में कि मुझे क्या पढ़ना है। जी फिर सर। दूसरा ये है कि किन चीज मतलब टॉपिक्स भी एक सब्जेक्ट में बहुत सारे होते हैं, किन चीजों पे आपको फोकस करना है ये आपको क्लियर होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो आप वो चीज उठाइए तो उसमें क्लियर कट पता रहेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब जैसे एनपीपीएससी की बात करूंगा तो मैं हमेशा वो डब्ल्यूएचओ पे उनका फोकस रहा है, तो आप वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो किसी भी मतलब सिर्फ एनपीपीएससी किसी भी एग्जाम की नब्ज आपके हाथ में होती है और आप उसको जरूर क्रैक करेंगे। सर एकदम सही बात बोली है सर आपने। सर आप ऑब्वियसली सर काफ़ी सिलेबस समय से। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। जी सर, ओके। सर आप सर काफ़ी समय से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर जब एमपीपीएससी की बात की जाए तो सर ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है सर ये कितना टाइम लेता है सर फॉर वन जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? तो सर कितना पूरा समय लगेगा इन ऑल टू सम अप द एमपीपीएससी एग्जाम? एक्चुअली जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने थर्ड ईयर से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट। तो मतलब मैं पूरा टाइम तो इसमें नहीं दे पाता था क्योंकि कॉलेज भी हम लोग को डेली अटेंड करना ही जी रहता सर। था। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मॉर्निंग में 2 आवर्स देता था और इवनिंग में 2 to 3 आवर्स देता था। तो 5 घंटे यदि आप डेली पढ़ते तो मुझे लगता है 2 साल सफिशियंट है। यदि आप डेडिकेटेडली करते हैं तो 8 to 12 मंथ सफिशियंट है। मतलब इतने में आराम से आपका सब कुछ हो जाता है। ओके, मतलब सर 2 साल में पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी सर फॉर एमपीपीएससी? हाँ मतलब जब आप पैरेलल किसी और चीज की कर रहे हो, अदरवाइज तो 8 मंथ और 1 ईयर मैक्सिमम सफिशिएंट है। जब आप मतलब कई लोग ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 1 साल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उतने में आराम से होता है। ओके। सर आपने काफ़ी सारी सर स्टेट पीएससी क्लियर करी है सर, और इस जर्नी पे सर इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है या थोड़ा प्रेशर सर, ये काफ़ी नॉर्मल है। तो सर इसको कैसे टैकल करा था हम्म। आपने, और सर जो न्यू एस्पिरेंट्स है सर उनको आप क्या सजेशंस देंगे इसके लिए? जैसे साहिल मेरा ये मानना है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन कब आता है आपको, जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है। बट मतलब मुझे फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर कॉलेज के बाद ही मेरा रेलवे में हो गया था। तो जी मैंने सर। मतलब कहना चाहिए कि ज्यादा बेरोजगारी देखी नहीं है। तो इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आया। बट मैंने साथ में तैयारी करने वाले कई मतलब भैया लोगों को देखा है जो काफी 5-6 अटेम्प्ट भी हो गए थे, बट वो थोड़ा सा वही मतलब मोटिवेशन लूज हो रहा था उनका। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपके पास फाइनेंशियल बैकअप यदि रहता है तो आप नो डाउट बिल्कुल उसी में लगे रहिए, तैयारी करते रहे। बट यदि आपको फैमिली को भी मतलब रहता है कि सपोर्ट करना रहता है तो आप जैसे जिस चीज की तैयारी करते हैं तो आप उससे मिलते जुलते एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो उसमें बेसिकली आपका डिफरेंस क्या आएगा एमपी में, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, हिस्ट्री वही है, पॉलिटी वही है। बस उसमें छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसका जो हिस्ट्री है तो थोड़ी सी वो पढ़नी रहती है, और उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है तो थोड़ी सी वो पढ़नी रहती है।
उसमें भी आप उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे तो वो रिवाइज कर ले तो उतना सफिशिएंट है। सेम सिचुएशन यूपी बिहार इन्हीं सभी के साथ है। फिर मैं एक्चुअली एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा मतलब सीजीएल में भी हो गया था, बट मेरा इंटरव्यू रायपुर में था और वो उसी दिन था जिस दिन मेरा एमपीपीएससी मेंस का फिलोसफी का पेपर था। तो मैंने फिर मतलब उसको स्किप करके एमपीपीएससी देना ज्यादा प्रेफर किया था। तो एसएससी के लिए मैं बताऊंगा कि सिर्फ आपको अंतर आता है मैथ्स और इंग्लिश का। चूंकि मेरी मैथ्स स्ट्रांग थी तो मैथ्स तो जरूरत नहीं पड़ी। बाकी पैरेलली मैंने इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करी थी। क्योंकि मतलब बीई में हम लोगों को जो आप कैंपस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके जी लिए सर। इंग्लिश कंपलसरी ही रहती है। तो एक थोड़ा सा अंतर वो आता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे मिलते जुलते जो एग्जाम तो थोड़ा बहुत फिर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि और आपको हर एग्जाम देते रहना चाहिए ताकि आपको चीजें पता रहती है कि क्या चल रहा है। और एक आपका मोटिवेशन भी बना रहता है कि यार मेरा इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, आपके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल। ओके सर। सर न्यू एस्पिरेंट्स जो हैं सर वो एनसीईआरटी सर नहीं पढ़ रहे हैं, वो छोड़ देते हैं, दे आर स्केप्टिकल अबाउट रीडिंग एनसीईआरटी। सर पर अगर कोई एस्पिरेंट सर एकदम नया नया घुसा हुआ है एमपीपीएससी की तैयारी में, बहुत डिटरमाइंड है, तो सर वो एकदम स्क्रैच से प्रिपरेशन करने के लिए सर क्या उसको सीधे एनसीईआरटी उठाना चाहिए या स्टैंडर्ड बुक से सीधे सर शुरुआत कर देनी चाहिए? नहीं, मेरा उसमें ये सजेशन है कि एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा मतलब कहानी टाइप का दिया होता है। तो आप एक प्राइमरी लेवल पे ये है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़े। उसमें बेस आपका काफी कुछ क्लियर हो जाता है और लैंग्वेज भी काफी इजी है। फिर उसके बाद जैसे आप इकोनॉमिक्स में जैसे रमेश सिंह मैं बुक प्रेफर करता हूँ और जी लोगों को सर। भी वही सजेशन देता हूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल की हो जाती है रादर देन आप बेसिक चीजें पढ़ते तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यदि आपके पास लंबा समय है मतलब 1-2 साल का है, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यदि आपके पास समय कम है, आपको मुश्किल से 6 मंथ या 8 मंथ है, तो आप उसको स्किप करके स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। तो ये सबके लिए मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां अलग अलग होती है। ओके। सर आपको सर काफ़ी लोग अप्रोच करते होंगे सर क्वेरीज लेके आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे, और सर कई बार आपको भी लगता होगा उनकी बातें सुन के कि हाँ ये एस्पिरेंट ये कुछ चीज़ें गलत कर रहा है। तो सर ऐसे तो सर काफ़ी लोग होंगे सर जो आपके पास आते होंगे, तो सर इसके लिए आपको आपके पास सर क्या यस सर। सजेशंस हैं कि न्यू एस्पिरेंट्स या जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं वो सर ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो सिलेक्शन उनका रोक रहा है सर? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में क्या हो गया, भटकाव बहुत ज्यादा हो गया है। जी सर। मतलब जितने रिसोर्सेज बढ़े हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भी बढ़ा है। मतलब हम लोगों के टाइम ये रहता था कि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कोचिंग्स के 2-3 टीचर होते थे, यदि आप उनके पास जा रहे हो तो आप उनसे स्टिक रह के जुड़े हुए रहते थे। बट अभी क्या हो गया है कि जितने लोगों के पास जाते हैं वो अलग अलग सलाह देते हैं। जी सर। आप एक टीचर के पास जाएंगे वो बोलेंगे अरे यार एनसीईआरटी में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप दूसरे टीचर के पास जाएंगे वो बोलेगा नहीं बेटा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप किसी के पास जाओगे वो बोलेगा यार कौन सा मीडियम है तुम्हारा, हिंदी मीडियम, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप किसी सेकंड टीचर के पास जाओगे, कौन सा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अरे इंग्लिश मीडियम में तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तुम हिंदी मीडियम में आ जाओ। मतलब ये कंफ्यूजन हम लोगों को भी काफी हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने की जगह मतलब जो आपको यदि मालूम है आप जिन पे फेथ करते हैं, तो मैंने मतलब एक दो ही टीचर थे जो मुझे मालूम था। मतलब बेसिकली मेरे परिवार में दूर दूर तक के किसी ने पीएससी की तैयारी नहीं करी। जो मेरा 12th तक का फ्रेंड सर्कल था उसमें भी बहुत कम ही लोगों ने तैयारी करी। तो जो कुछ था मेरे लिए मतलब टीचर्स ही थे। तो मैं मतलब उसके लिए वेदांत कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी तो एक कमल पाठक सर थे, और एक दीक्षा कोचिंग ज्वाइन की थी तो सचिन दुबे सर थे। तो ये मतलब जो भी गाइडेंस देते थे प्रॉपर तो इन्हीं पे स्टिक करता था। और एक कोई आपका प्रीवियसली सिलेक्टेड बंदा हो तो आप एक उससे कंसल्ट करिए। ज्यादा लोगों से कंसल्ट करके आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। तो ये चीजें रहती है बेसिकली। फिर मतलब लड़के या लड़कियों इनके लिए मेरा ये मानना है कि आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होना चाहिए आप जिस चीज के लिए जाना चाहते हैं। यदि जी आप सर। पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं होना चाहिए जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है।
या फिर मतलब जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, आप उन्हीं लोगों से जुड़े रहिए जो कोर इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजों के टच में रहते हैं, आपको अपनी गलतियां पता रहती है। और फिर कई लोगों का मैंने ये देखा कि यार वो जो पढ़ लेते हैं ना, वो दूसरे लोगों को बताने में विश्वास नहीं रखते। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना दूसरों को समझाओगे, जितना दूसरों के साथ डिस्कशन करेंगे, उतना आपको याद रहेगा और उतना ही वो टॉपिक आपका मजबूत होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो संगत का असर होता है वो बहुत होता है। तो आप मतलब जो बुरी संगत है उसको दूर रखने की कोशिश करें, और जो अच्छी संगत है उसको अपने साथ लेने की कोशिश करें। तो जरूर आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, और आपको कंफ्यूजन्स भी नहीं होगा, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। सर ये वाली जो एडवाइस है सर पर्टिकुलरली काफ़ी हेल्प करेगी सर, जो न्यू एस्पिरेंट्स है सर। ओके सर। तो सर आपने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं सर, जिनकी अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो सर मतलब बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो सर अगर उनको ध्यान में रख के बात करें, जैसे आपने बताया कि सर आपकी पहली जॉब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद रेलवे में थी, तो सर जब उसका रिजल्ट आया था तो सर आपके मन में क्या इमोशंस थे? मतलब पहली जॉब सर, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है सर, वो भी सरकारी, तो सर उस टाइम पे क्या इमोशंस थे? हम्म। हाँ यार, इमोशंस तो मतलब काफी अच्छे थे कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया। और एक्चुअली मेरे रिजल्ट की भी टाइमिंग ऐसी थी कि मैं मतलब मेंस का फर्स्ट पेपर था, उसके एक दिन पहले शाम को रिजल्ट आया। तो वो उस मेन से भी थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था मेरा। मतलब एक खुशी भी हो रही थी, बट उसकी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी वो मतलब मेरे नेक्स्ट पेपर के डेट के दिन ही थी। तो एक ये भी था यार, क्या करूँ, छोड़ दूँ या फिर वो करूँ। तो फिर मैंने वहाँ मतलब बात करी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट चेंज हो सकती है क्या। तो मतलब भगवान का बहुत ही आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि वो डेट चेंज हो गई, तो मैं अगले टाइम में बैठ पाया। तो फिर दूसरा ये था यार कि यदि मैंने ये ज्वाइन कर लिया तो मैं मतलब आगे यूपीएससी और एमपीपीएससी इसकी प्रिपरेशन करना है मुझे, तो वो नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, मतलब एक खुशी भी थी और एक मतलब टेंशन भी था कि यार मैं एक बार फंस गया इस चक्कर में तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। फिर ये रहता है कि जैसा मैंने बताया कि मतलब हम लोग ऐसे सोशल उससे आते हैं, एनवायरमेंट से, कि जहाँ मतलब नौकरी लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। तो लोगों को मैं छोड़ रहा था, मतलब ऑलमोस्ट मैंने छोड़ ही दी थी वो जॉब। बट फिर वही, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तुमको रेलवे में सेंट्रल की नौकरी मिली है और तुम उसको छोड़ रहे हो। फिर मतलब घर वालों से भी मैंने डिस्कशन किया, तो उनका ये कहना था कि आप ज्वाइन कर लो छुट्टी लेके, या फिर मतलब यदि साथ साथ तैयारी होती है तो तैयारी स्टार्ट है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपको सलाह भी माननी पड़ती है लोगों की। तो मैंने वो ज्वाइन किया, और एक आपके अंदर एंथुसियाज्म रहता है, तो आप वो चीज फिर उसके साथ साथ रह के भी कर लेते हैं। तो मतलब फीलिंग्स तो अच्छी थी ज्वाइन करने के बाद। मतलब आपको बहुत सारी दुनिया से मुखातिब होते हो आप, तो बहुत सारी चीजें आपको इंटरव्यू में वैसे ही हेल्पफुल कर सकती है। आप यदि इतना मतलब सब लेके जाते हो वहां पे, तो काफी चीजें इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। तो आफ्टर ऑल वो चीजें मेरे लिए अच्छा रहा, और इन सब की अच्छी फीलिंग्स भी रही, काफी अच्छा अनुभव रहा। ओके सर। सर जैसे आपने अभी इंटरव्यू की बात करी, तो सर आपका एमपीपीएससी का इंटरव्यू सर कैसा था? सर उस इंटरव्यू में सर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली? और कोई सर इंस्टेंसेस अगर आप शेयर कर पाए सर तो प्लीज। एक्चुअली सारी मतलब काफी मतलब हॉरिबल या अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। एक गौतम सर का नाम चलता है जो कि इंटरव्यू में बहुत कम नंबर देते थे, और फॉर्चुनेटली मेरा पहला इंटरव्यू था उस दिन उनके बोर्ड में। तो मैं 10:30 इंटर इंटर हुआ था, और मेरा इंटरव्यू लगभग लगभग 1 घंटा चला था। और जो मतलब बेसिकली इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपकी 3-4 चीजों पे फोकस रहता है। एक तो आपका बैकग्राउंड, आप मतलब कहाँ से आए हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। जैसे मैं बैतूल से हूँ, तो बैतूल का कोई सागर से है तो उसको सागर का मतलब बेसिक नॉलेज पूरा होना चाहिए। मतलब बैतूल का नाम, जैसे बैतूल क्यों पड़ा, और कौन सी फेमस चीजें है वहाँ की। जैसे कौन सी नदी है, तो ताप्ती नदी हो गया। फिर पावर जी सर। प्लांट है, तो वो कब बना, किसकी हेल्प से बना। तो यही सब चीजें बेसिकली आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का क्लियर होना चाहिए। फिर सेकंड मतलब मैंने 3 इंटरव्यू दिए, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोगों का ये रहा है कि आपके नाम का मीनिंग क्या होता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपका नाम थोड़ा बहुत हटके, तो आपको उस पर भी वर्क करना चाहिए कि क्या मीनिंग है। और हटके ना भी हो, फिर भी आपको आपका नाम जो भी है उस पर मालूम होना चाहिए क्या मीनिंग है।
फिर थर्डली आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो बेसिक बेसिक नॉलेज उसका भी आपको होना चाहिए। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो मुझसे यही पूछा था कि आप अपनी इंजीनियरिंग का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको, और फिर जैसे 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में जी डिफरेंस सर। तक के पूछ लिया था। तो फॉर्चुनेटली मतलब मैं ये सब तैयारी करके गया था तो काफी हुआ। फिर ये था कि मेरा फिलोसफी और मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट था। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे उस पे रहे। मतलब एक चारबाग करके फिलोसफी है, तो वो सर ने पूछी थी मुझसे क्या होती है करके, तो वो मैंने उनको क्लियर कर दी थी। फिर दूसरा ये होता है कि आप जो जो पोस्ट आपने डाली है प्रेफरेंस, तो आप उस पे वर्क करके जाए कि आपने प्रेफरेंस क्यों डाली है और कैसे जी डाली है। तो मतलब हम लोगों ने वही डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी डालते हैं। तो एक सिचुएशनल क्वेश्चंस मुझे पूछा था उस टाइम, उत्तराखंड में रिसेंटली बाढ़ आई थी अच्छी खासी, तो उससे रिलेटेड था कि यदि आप वहाँ के डीएम होते तो आप क्या करते। तो मतलब मैंने बोला था कि सर लोगों को पहले तो ये बोलते कि सेफ जगह है, जो ऊंची जगह है वहां पे जाने की कोशिश करिए। तो फिर उनका काउंटर अटैक होता है, क्या लोगों में इतनी समझदारी नहीं कि वो अपने आप ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे, तुम जी जाके सर। वहाँ वो बोलोगे कि तभी जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। वो जस्ट इसलिए पूछते हैं कि आप कितना काम रहते हो वहां पे, और फिर नेक्स्ट जो उनका आंसर है वो कितने कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे। फिर दूसरा मैं उसमें ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं बनते हैं, तो आप पोलाइटली वहां पे सॉरी बोल दीजिए। मतलब रादर देन कुछ लोग ट्राई करते कि नहीं यार मैं बता दूंगा, तो उसके चक्कर में गलत आंसर दे देते हैं, या फिर कुछ मतलब घुमा फिरा के कहीं और ले जाते हैं। तो वो इंटरव्यूअर फिर आपको उसमें और चीजों में फंसाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज आपको मालूम है आप उसमें बोल दीजिए, और जो नहीं मालूम है उसके लिए पोलाइटली आप सॉरी बोल सकते हैं। मतलब उसमें ऐसा कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। बाकी ये है कि कोई नहीं भी बन रहा तो वहां में कॉन्फिडेंट लूज ना करें, वहां पे कॉन्फिडेंट रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करें। और फिर थर्डली आप करंट अफेयर्स कितना जुड़े हुए हैं, तो उसका आपके व्यू पूछते हैं वो, कि जैसे जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो क्या वाकई में हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो यही सब चीजें रहती है। फिर दूसरा ये है कि जो सरकारी योजना है उस पे व्यू पूछते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि कुछ योजनाओं का इम्पैक्ट निगेटिव रहा है, बट मेरा ये मानना है कि आप हर चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए चले। कुछ आपको निगेटिव लग रहा है तो आप मतलब उसको मेंशन कर सकते हैं, बट पूरा ही निगेटिव बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप उसको बताइए, पॉजिटिव चीजें ही बताइए, निगेटिव चीजें ही बताइए। फिर आफ्टर ऑल जब आप उसका कंक्लूजन बता सकते हैं तो उसमें बस यही बताइए कि सर ऐसा करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहता। रादर देन आप उसको ये बोलो कि ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था, ये बकवास ही है। उससे बेटर ये कि आप उसको बोलते कि सर ये चेंजेस के साथ हम इम्प्लीमेंट करते तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहता जी है। तो बस उसके लिए बेसिकली मैं यही बोलना चाहूंगा, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका सिलेबस है, और जो आपका जो नॉलेज है करंट अफेयर्स को लेकर, ये 3-4 चीजें ही उसमें बेसिक है। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। ओके सर। सर जैसे मैं सर जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में नया नया घुसा था, तो सर मुझे ये कहा हम्म, गया था कि सर दो नाव में एक साथ पैर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सर मैं हम्म, एमपीपीएससी के को लेके कंफ्यूजन में था और यूपीएससी दोनों। सर मैं सोचा था पैरेलल चलाता हूँ, तो कोई ना कोई तो सर हम्म, मतलब एमपीपीएससी तो निकल ही जाएगा सर। तो सर इस पे सर हम्म, कितना सिलेबस ओवरलैप करता है सर, क्योंकि बहुत लोग इस हम्म, डाउट में है, इस डिलेमा में है कि सर हम्म, दोनों की प्रिपरेशन हम्म, कर लेते हैं करके। तो सर इस पे आपको क्या सजेशन हम्म, देना चाहिए, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर सर क्या डिफिकल्टीज आएंगी सर अगर दोनों को साथ में लेके करते हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल हो सकती है तैयारी, और आपको जी सर। करना ही चाहिए। ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि आप मतलब जानते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट्स तो वही है, आपको पॉलिटी वही पढ़ना है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वही पढ़ना है। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये आता है कि इन डेप्थ कितना जा रहे हैं आप। तो जी यूपीएससी की डेप्थ ज्यादा हो जाती है, और यूपीएससी करंट अफेयर से ज्यादा कोरिलेट करता है। तो यही चीजें आजकल, मतलब पहले एनपीपीएससी में ऐसा नहीं होता था, बट अब एनपीपीएससी में भी मैक्सिमम यही होने लग गया। तो आप दोनों की तैयारी बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं, और आपको करना ही चाहिए। बस एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपको यूपीएससी के साथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। और जो डेप्थ नॉलेज है, जैसे किसी चीज में आपने सरफेसी लेवल पे पढ़ के आप एनपीपीएससी में छोड़ सकते हैं, बट उसमें आपको पढ़ना चाहिए। जी और बाकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ डिफरेंसेस है।
मेंस के हिसाब से एक डिफरेंस ये आता है कि सब्जेक्ट वाला, बाकी बेसिक बेसिक आजकल एथिक्स जो सेम यूपीएससी के मेंस में है, वही सेम एमपीपीएससी के भी मेंस में है। जी सर। तो आप उसके लिए पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप एमपीपीएससी के लिए तो प्रिपेयर्ड है ही। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अ, एक नाव में दो नावों में सवारी करने जैसा है। मेरा ये है कि ये एक ही नाव है, बट एक ये है कि एक में आप आगे सवारी कर रहे हैं और एक में थोड़ा पीछे सवारी कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कि आप जी बीच सर। में सवारी करें। जब जिसका टाइम है, जैसे एनटीपीएससी का एग्जाम होना तो थोड़ा सा फोकस आप उसकी तरफ स्विच कर लें। यदि यूपीएससी का एग्जाम हो रहा तो आप थोड़ा सा फोकस आपका यूपीएससी की तरफ स्विच कर ओके सर, मतलब जब कंक्लूड करें तो सर मतलब नाव में बैलेंस के साथ चला जा सकता है सर। ओके सर। लें। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर तो जब मैं आपके सर इंस्टाग्राम हैंडल पे देख चेक कर रहा था तो सर मैंने आपके कुछ एनसीसी के पोस्ट देखे थे। तो सर एनसीसी ने आपके जीवन में सर कितना बड़ा रोल प्ले किया है सर? हाँ, एक्चुअली मैं मतलब व्हेन आई वाज इन 8-9 तो मैं या। एनसीसी का पार्ट था। मतलब जब वही मैंने बताया, जब आप इन सब चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे मैं वो मैडम से जुड़ा, उनसे बात करी तो मुझे लगा कि ये बनना चाहिए। फिर मैं इससे लगा तो यार यूनिफॉर्म सर्विसेज, मतलब इनका एक अलग ही डिसिप्लिन होता है, एक अलग ही टशन होता है। तो जी। वो सब चीजें जब आप जुड़े हुए रहते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशंस मिलते रहता है। और मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ भी आपकी सभी चीजें मतलब चलते रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं तो आप दूसरी चीजों से हट जाते हैं। जैसा आप यूपीएससी के भी अदर एस्पायरेंट्स को देखेंगे तो उन्होंने पहले एमबीबीएस किया, फिर आईआईटी भी करी है, तो मतलब ये भी टफ एग्जाम होते हैं। तो आपको उन सब चीजों पे भी एट अ टाइम उसी पे फोकस करना रहता है। तो आप, मेरा ये मानना है कि आप सभी चीजों से जुड़े रहें तो वो आपको काफी हेल्पफुल बनेगा। मतलब यदि आपको जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पाती तो भी आप उन सब चीजों से घबराते नहीं हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं। फिर ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है कि किस तरीके से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जैसे एनसीसी के कैंप में गए हम लोग तो सुबह 5 बजे उठते थे, फिर जी छह सर। बजे उठते थे, तो पढ़ाई के लिए फिर वो उठने का टेंशन नहीं रहा, ऑटोमेटिकली 5-6 बजे नींद खुल के आप उठ के पढ़ने के लिए बैठ ही जाते थे। फिर ये रहता था कि यार आप कोई चीज कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप में ये कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा, मतलब मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। कई बार जैसे मैंने देखा कि मतलब डीएसपी में सिलेक्शन होने के बाद कई लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग से घबरा जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं। तो वो सब चीजें भी आती है, तो फिर मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो उसी में आपका इतिश्री हो गया। ये एक नई स्टार्टिंग रहती है, तो उसके लिए भी आप मोटिवेटेड रहते हैं कि यार मैंने उस टाइम पे तो कर लिया था और अभी भी आराम से कर लूंगा, तो एक मतलब मोटिवेशन बना रहता है। फिर मतलब जैसे एक प्रोवर्ब है, ये स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी तो सर। आप यदि हेल्दी रहेंगे तो मतलब बिल्कुल आप पढ़ाई में मन लगता रहेगा। कई लोग मैंने ऐसा भी देखा जो तैयारी कर रहे थे बट मेंस का टाइम आया तो उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, तो उनकी वो जो पढ़ाई है वो थोड़ी वेस्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक अपने शरीर के लिए भी आधा 1 घंटे का समय निकालें, तो जी वो सर। सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सर फिटनेस इज सर वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये मैं भी कंसिडर हाँ, करूंगा। मतलब मुश्किल से आपको हाफ एन आवर समय निकालना है, जी सर। तो इतना सफिशियंट है। इतना सफिशिएंट, ओके सर। सर अब हम सेशन के एंड की तरफ सर बढ़ रहे हैं, फाइनल क्वेश्चन सर आपके लिए। सर जैसे कि सर हम जानते हैं कि वी आर इन परपेचुअल शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन। और सर जो हमारा यूथ है सर बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा चाहता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, एग्जाम्स क्रैक करूँ। तो सर एक लास्ट एडवाइस सर जो आप इस यूथ को देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? जैसा मैं मतलब मेरे मम्मी पापा का यही कहना था जी सर। कि जब भी किसी गरीब असहाय से हेल्प करने का मौका मिले तो आप बिल्कुल ना छोड़ें। और मुझे ये लगता है कि ये सब चीजें आप करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपके लिए बेस्ट है। तो मेरा यही मानना है कि अपने मन में बस एक ही थॉट लेके चलिए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कोई नहीं बचा हो, मतलब पुलिस में ये चीज मुझे बहुत देखने में आती कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, वो आपके पास आता है, उसकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, अब उसके पास खाने तक के लिए कुछ चीजें नहीं बची है, या फिर मतलब उसकी लड़की है उसको कोई परेशान कर रहा है, कोई दबंग व्यक्ति, अब उसके पास कुछ ऐसा है नहीं, या फिर कोई है जिसके पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं है,
और वो आपके पास आता है कि सरकारी किसी योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप यदि ये चीज करते हो तो आप उसके लिए भगवान के समान होते हैं। तो मैं ईश्वर का और अपने माता पिता का यही शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ये मोटिवेशन जरूर रखे कि इन चीजों में आपको चार्म तो मिलता भी है, बट आप बेसिक चीजें ना भूलें। एक किसी भी गरीब का दिल ना दुखाए, और यदि आपको मौका करने का मिलता तो आप कोशिश करें कि उनसे उनकी हेल्प जरूर करें। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के लिए मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है लोगों के लिए। तो आप तैयारी करें और आए, और जितना अच्छा आप कर सकते हैं अपने समाज के लिए और इन गरीब तबकों के लिए, तो अच्छा करें। ओके सर, इस पर्टिकुलर सेशन में सर मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सर आपसे। सर थैंक्स फॉर दैट सर। सर दिस वाज अ रियली वेरी वेरी ग्रेट इंटरैक्टिव सेशन। सर आपने एमपीपीएससी का हर एक पार्ट कवर कर लिया और सर कुछ मॉरल चीज़ें भी सर हमें बताई। तो सर मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा सर आपको उसके लिए। सर थैंक्स फॉर बीइंग विद अस इन स्पाइट ऑफ सच अ हेक्टिक शेड्यूल सर, रियली मीन्स अ लॉट सर। सर मैं आशा करता हूँ कि सर आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे सर हमारे साथ करियर ट्राइब पे। हाँ साहिल, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपको भी आगे के लिए शुभकामनाएं कि आप भी अच्छी कोशिश करें। एक प्लेटफॉर्म जी जी। चला रहे हैं, कई लोग मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते या फिर अपना घर छोड़कर बाहर नहीं रह पाते, तो वो मतलब ये चीजें उनके लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो जी आप सर। इसमें और आगे अच्छा करें। और आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे मतलब इस नो लायक वरीज। समझा और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मतलब समय दिया। थैंक यू वेरी मच साहिल। थैंक्स अगेन सर, थैंक्स फॉर योर और ग्रेट आगे भी वर्ड्स। किसी को मतलब मेरी जरूरत पड़ते रहे, किसी चीज में डाउट रहे, तो बिल्कुल मतलब स्वागत है। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मतलब सर, ये मैं भी हो आपकी सकता है कि मैं कॉल ना उठा पाऊँ, तो एक जरूर आप मैसेज छोड़ दें और मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत इरिटेटिंग से रिप्लाईज आते हैं, तो जी सर। मैं फिर उसका रिप्लाई करना पसंद नहीं करता हूँ। जैसे आपने बुक सजेस्ट की है, तो सामने से रिप्लाई आता, सर आपने इतनी सारी बुक कैसे पढ़ ली? तो मेरा ये मानना है कि आप तैयारी कर रहे हो यार, आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ये ऐसे लोग मुझे लगता है कि सीरियस नहीं है। तो जो सीरियस है वही लोग मुझे कांटेक्ट करें और वही लोग हेल्प लें। जी सर, थैंक यू मैं वेरी आपका मच। इंस्टाग्राम हैंडल सर डाल दूंगा मतलब डिस्क्रिप्शन में। शायद सर एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल जाएगी सर, इससे इरिटेशन भी नहीं होगी सर, और आप मतलब काफ़ी लोग की हेल्प भी कर पाएंगे सर, जेन्युइन क्वेश्चन जो भी आपको लगेंगे। सर ओके, फॉर द ऑडियंस इफ देयर इज एनीथिंग और एनी क्वेश्चन दैट आई मिस्ड आउट सर, तो जो भी व्यूअर्स हैं दे कैन मेंशन दोस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड वील कवर अप इन द नेक्स्ट सेशन। If you like this episode, which I am sure you will, please like, share, and subscribe the Career Tribe channel. Thanks and keep hustling. Jai Hind.